आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का। मैंने बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। जिनके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, मुझे आशा है कि वो तो पढ़ चुके होंगे पूरी बुक और इस प्रैक्टिस सेट को आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बुक नहीं है, वो इस प्रैक्टिस सेट को अपने नोटबुक में पूरा उतारते रहें ताकि उनका एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का नोटबुक तैयार हो जाए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? बताना है इसमें। पहला है माता प्रसाद गुप्त, दूसरा है दामोदर भट्ट, तीसरा है परमेश्वरी लाल गुप्त और चौथा है मौलाना दाऊद। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है दामोदर भट्ट, ऑप्शन दूसरा। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो रचना है ये दामोदर भट्ट की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो राजकुमारों के शिक्षार्थ के लिए लिखा गया? पहला ऑप्शन है चंद्रायन, दूसरा है राउलवेल, तीसरा है वर्ण रत्नाकर, चौथा है उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसमें बताना है राइट आंसर क्या है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह राजकुमारों के शिक्षार्थ के लिए लिखा गया। इसमें जो है देसी भाषा जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी उस पर आधारित ये पुस्तक है। उन भाषाओं के अध्ययन के लिए राजकुमारों के यह रचना लिखी गई। क्योंकि एक राजा के लिए अपनी प्रजा से संपर्क बनाने के लिए उसकी जो भाषा है उसको समझना आवश्यक हो जाता है ताकि वह उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए। इसलिए इन राजकुमारों ने वहाँ की जो लोकल भाषा थी, जो वहाँ की भाषा थी, जनता की भाषा थी, उसको सीखने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की और इसके लिए उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना हुई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें है उक्त व्यक्ति प्रकरण कुल कितने प्रकरणों में है? पहला है 6 प्रकरण में, दूसरा है 5 प्रकरण में, तीसरा है 3 प्रकरण में, चौथा है आपका 11 प्रकरण में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गलत हो रहे हैं आपके प्रश्न उनको नोटबुक में नोट करते चलिए और उनको समय समय पर रिवीजन भी करते रहिए ताकि प्रश्न बोलने न पाए, याद रहे। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें है कुल 5 प्रकरण। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से हल कीजिए और जो आपके गलत हो रहे हैं उनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? पहला है रोहू है, दूसरा है दामोदर भट्ट है, तीसरा है ज्योतिश्वर ठाकुर है,
चौथा है आपका मुनिजिन विजय है। इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मण रत्नाकर के रचनाकार हैं आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मण रत्नाकर में कुल कितने कल्लोल शामिल हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट करते चलिए अपनी नोटबुक में। इसमें है कुल 8 कल्लोल। मण रत्नाकर में कुल 8 कल्लोल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मण रत्नाकर के 8 कल्लोल में कौन सा कथन शामिल नहीं है? पहला है नगर वर्णन नायिका वर्णन, दूसरा है आस्थान वर्णन ऋतु वर्णन, तीसरा है प्रयाणक वर्णन और भट्टादि वर्णन का, चौथा है शमशान वर्णन और 8वां जो है कल्लोल वो आपका अधूरा है, 5वां है सभी शामिल है। इसमें बताना है कि 8 कल्लोल में कौन सा कथन है जो शामिल नहीं है, इसमें से बताना है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है सभी शामिल हैं। सारे जो है ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें पहला है आपका नगर वर्णन, दूसरा है नायिका वर्णन, तीसरा है आस्थान वर्णन, चौथा है ऋतु वर्णन, 5वां है प्रयाणक वर्णन और 6ठा है आपका भट्टादि वर्णन, 7वां है आपका शमशान वर्णन और 8वां जो है कल्लोल ये अधूरा है। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि मण रत्नाकर का कौन सा कल्लोल है जो अधूरा रह गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 8वां कल्लोल जो है वो अधूरा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक ये प्रश्न आया नहीं है परीक्षा में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पत्थड़िया छंद के 8 चरणों के बाद धत्ता देना क्या कहलाता है? पहला है कड़वक, दूसरा है कुंडलियाँ, तीसरा है पत्थड़िया, चौथा है आपका रोला। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है कड़वक। पत्थड़िया छंद के 8 चरण के बाद जो धत्ता दिया जाता है वह आपका कड़वकबद्ध शैली में वह हो जाता है, वह कड़वकबद्ध कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान दे जाने, यहाँ लिखा रहेगा कि दे जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है ग्रियर्सन। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। इम्पॉर्टेंट कथन है, नोट करते चलिए और यह वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए समय रहते। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है शुक्ल जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे
तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहास्यास्पद है। यह कथन किसका है? बताना है कि यह शुक्ल जी के विरोध में कथन कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं पहला ये कथन और ये कथन मिलता जुलता है। तो इस पहले कथन के विरोध में यह कथन कहा जा रहा है। यह कथन है किसका? आपको बताना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आपका शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है आपका ग्रियर्सन। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनके शुक्ल जी के विरोध में यह कथन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। शुक्ल जी का विरोध करते हुए फिर इन्होंने कहा है, यह किस आलोचक का कथन है? आप लोगों के लिए एक इशारा हो गया है, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। पहला है ग्रियर्सन, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है आपका शुक्ल जी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नोट करते चलिए अपनी नोटबुक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन। नोटबुक में नोट करते चलिए। पहला ऑप्शन है शुक्ल जी का है, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है ग्रियर्सन। राइट आंसर क्या होगा बताना है इसमें। यहाँ हो जाता है आपका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियाँ, कहानियाँ सबकी सब भारतीय हैं। कथन किसका है बताना है आपको। बच्चन सिंह का है, दूसरा है शुक्ल जी का है, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चौथा है आपका राहुल सांकृत्यायन का है। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का यह कथन है, हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियाँ, कहानियाँ सबकी सब भारतीय हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूफी काव्य तो दक्षिणी हिंदी में लिखे गए, पर उनके प्रेरणा स्रोत विदेशी हैं। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है बच्चन सिंह।
इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है आपका महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र रहेगा। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अति श्रृंगारिक हो गया, यह कथन किस आलोचक का है, यह बताना है। पहला है राहुल सांकृत्यायन का, दूसरा है बच्चन सिंह का, तीसरा है शुक्ल जी का, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इम्पोर्टेंट कथन, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग नोट करते चलिए अपने नोटबुक में। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। पहला है रैदास, दूसरा है रामानंद, तीसरा है शंकराचार्य, चौथा है बोधा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है रामानंद। राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो रामानंद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र था, क्या था, स्थान बताना है। कौन सा स्थान है कि जो राम भक्ति आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। पहला है दक्षिण भारत, दूसरा है बिहार, तीसरा है बनारस, चौथा है मिर्जापुर। इसमें आपको राइट आंसर देना है क्या होगा। बनारस जो था यह राम भक्ति आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। इम्पोर्टेंट कथन है, बताना है यह कथन किसका है। यहाँ पर है आपका शुक्ल जी का है, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन का है, तीसरा है बच्चन सिंह का है, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग याद करते चलिए कि राम भक्ति आंदोलन चमक उठा, यह किसका कथन है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है, यह कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर 3 बच्चन सिंह का यह कथन है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, यह आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है संत और सूफियों के भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक, प्रोटेस्टेंट और कृष्ण राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या यथास्थिति वादात्मक रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। यह कथन किसका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग याद करते हुए नोटबुक में लिखते हुए चलिए। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। इसमें बताना है यह कथन किसका है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आप लोग नोटबुक में अपना जो है सारे प्रैक्टिस सेट का जो एक एक क्वेश्चन है जो आपके गलत हो रहे हैं उनको लिखते हुए चलिए।
आप लोगों के समक्ष मैंने इस प्रैक्टिस सेट को इसलिए रखा है कि सबके पास यह बुक नहीं है। बच्चन सिंह का यह बुक नहीं उपलब्ध होगी, उनके लिए मैंने यह प्रैक्टिस सेट बनाया है। और जिनके पास है यह बुक, वह तो पढ़ ही चुके होंगे यह बुक, तो वो अपना जो है स्वमूल्यांकन कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए, अपना सहयोग बनाइए इस क्लास में। और जितना भी आपका ये क्वेश्चन है उसका एक एक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लिखने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लिखेंगे उसको कि इस क्वेश्चन का या फला आंसर है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद रहेगा आपके दिमाग में। मस्तिष्क जो रहता है ना, उस शब्दों को कैच करता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद है, तो परीक्षा हाल में जब बैठेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ ही गया, वही क्वेश्चन आ गया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो आप जब लिखे रहेंगे तो तुरंत आपका जो है दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा कि यह क्वेश्चन मैंने फला जगह पढ़ा था। और जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है, पुराने क्वेश्चनों को अब छोड़ा जा रहा है और नए क्वेश्चनों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो प्रश्न बना रहा है उसको भी पता है कि घिसे पिटे क्वेश्चन को बनाने से अब कुछ नहीं होने वाला। सब लोग पढ़ डाले हैं, सब प्रैक्टिस सेट सब सॉल्व कर डाले हैं, इसलिए अब वो सब नए क्वेश्चनों को रख रहे हैं। क्योंकि जब जब हम लोग देखिए परीक्षा देते हैं तो उसमें 20-25 क्वेश्चन ऐसे आता है कि लगता है कि हम तो इसको पढ़े ही नहीं हैं, कहाँ से आ गया, किस बुक से आ गया। तो इसके लिए तो आपको मूल किताब को पढ़ना होगा। मूल किताब को आपके पास रहना समझ लीजिए अति आवश्यक है। अगर इस कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना है तो समझ लीजिए मूल किताब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन हमने पूरा मूल किताब से ही बनाए हैं। इन क्वेश्चनों को आप कहीं और नहीं देख पाएंगे, ना तो ये पूछे गए पुराने क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पर सारे जितने टॉपिक हैं आपके, चाहे कठिन क्वेश्चन हो या आसान क्वेश्चन हो, सबको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। परीक्षा का जो लेवल चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए तो आप सभी से अनुरोध है, आप अपने सभी साथी मित्रों को जोड़िए, पढ़िए, यहाँ पर अपना नोटबुक बनाइए और रिवाइज करते रहिए। आप जो नोटबुक रखे हैं या बनाए होंगे उसको भी पढ़ते रहिए। आपके पास अगर एक किताब है तो आप उसको पढ़ते रहिए। यहाँ पर आइए, टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना हमको याद हुआ है, कितना हम भूल रहे हैं, कि किस क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो आप अपने सभी साथी मित्रों को जोड़िए। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट आगे भी देखने को मिलेगा, जब तक आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं हो जाता है। एक एक क्वेश्चन आपको पूरा किताब से ही देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली नई क्लास में।